नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह की खोजें और नई नई रचनाओं को जन्म देता है और इन विशेष खोजों पर उसका पूरा हक भी है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकार की बहस तेज होती है। हम जो कुछ भी अपने दिमाग से नई रचना रचते हैं, उस रचना को कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो ये हमारे अधिकारों का हनन है, खासकर हमारी बुद्धि से बनी उस रचना का। जब दुनिया में ये बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक संपदा की रक्षा की जाए, तो इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन हुआ। इसके बाद लोगों में बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकारों का महत्व समझाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का फैसला लिया गया और 26 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाने लगा। आज के विशेष में बात करेंगे बौद्धिक संपदा की, उससे जुड़े अधिकारों की, साथ ही जानेंगे वीपो के बारे में और इसके अलावा बौद्धिक संपदा के प्रति भारत के नजरिए को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। आज के दौर में बौद्धिक संपदा का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मौजूद है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति लोगों में जानकारी बहुत ही कम है। इसी मकसद से इन अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकार निजी अधिकार है। ये अधिकार व्यक्तियों या फिर कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मकता के लिए, संरक्षण के लिए उनको दिया जाता है। यह अधिकार व्यक्ति या फिर संस्था को रचना फिर आविष्कार एक निश्चित समय के लिए विशेषाधिकार देता है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को दुनिया भर में बढ़ावा देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों में पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और कॉपीराइट शामिल हैं। यानी इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। हर साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अलग अलग थीम होती है। 2019 के लिए थीम है रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स। This year, 2019, our theme is sports. Now, sport is not something that you would immediately associate with intellectual property. However, if we take it apart a little, what sport is about essentially is the spectacle. And the way in which that spectacle occurs now is, of course, vastly different from the way in which it has occurred traditionally. Traditionally, one sold tickets to members of the public who entered an arena and who watched a spectacle. Now that spectacle has been transformed in a number of ways by technology infiltrating every aspect of the spectacle. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की महासभा में अक्टूबर 1999 में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2000 में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन लोगों के जीवन में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को समझाने का फैसला किया गया। इस दिवस के लिए 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 अप्रैल 1970 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इस दिन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के लिए अलग अलग सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करता है। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना चाहते थे कि ये जो नई नई चीज़ें बन रही हैं, जो इनोवेशंस हो रहे हैं, वो उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे क्या असर होता है और ये जो नई नई चीज़ें बनाने वाले लोग हैं या इनोवेटर्स हैं, इनको सेलिब्रेट करना और इनकी जो समाज में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ये हमारी जो ज़िंदगी जो आज की है,
उसमें जो नए नए इनोवेशंस और क्रिएशंस हैं उनका जो योगदान है उसके बारे में बताना समाज को। जिस दिन पेटेंट्स को लेके हम सोचते हैं कि जो पेटेंट्स के अधिकार होने चाहिए, एक जो देश है, जो लोग हैं, उनको जो भी उनकी कोई इनोवेशन है या जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसको किस तरीके से सेव किया जाए, वो कैसे उसकी एक प्रॉपर्टी रहे, जबकि उसका जो जनहित में ही वो कुछ सोच पाता है या जो इनोवेशन है वो तो जनहित के लिए है, लेकिन उसका कोई नकल या कोई उसको किसी और तरीके से मिसयूज़ के तरीके से उसको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। अब सवाल उठता है कि बौद्धिक संपदा है क्या? आम भाषा में कहें तो जब इंसान अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से जिस चीज को उत्पन्न करता है वो बौद्धिक संपदा है, यानी किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से बना कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट बौद्धिक संपदा है। व्यक्ति या संस्था को अपनी इन कृतियों पर हासिल अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि संपत्ति की ऐसी श्रेणी बौद्धिक संपदा है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल होती हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन और ट्रेडमार्क शामिल हैं। इनके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा का मतलब ये है कि जो लोग नई नई चीज़ें बनाते हैं या नए नए इन्वेंशन अन्वेषण करते हैं या अन्वेषक हैं जो, वो इसके दायरे में आते हैं। और इसमें जैसे आता है पेटेंट, नई कोई इन्वेंशन हुआ या कॉपीराइट हुआ, या कुछ लिखा आपने, संगीत बनाया वो हुआ, या नई डिज़ाइन आपने कोई बनाई, ठीक है, या कोई ट्रेडमार्क बनाया आपने। जैसे ट्रेडमार्क बनता है एप्पल का जो एक जैसे निशान है, माइक्रोसॉफ्ट का जो निशान है, तो इसको बौद्धिक संपदा मानते हैं। जो ये बनाता है ये उसकी संपत्ति होती है। ट्रेडमार्क को लेके इसका एक चिन्ह होता है कि ये उस कंपनी का या उस बिजनेस फर्म का ये ट्रेडमार्क है। और दूसरा कॉपीराइट से लेके इसके ऊपर मान लो कुछ ऐसी चीज़ है जो रिटर्न में है, कोई ऐसी किसी ने इनोवेशन की है या राइटअप दिया है, तो कॉपीराइट्स होते हैं। फिर पेटेंट्स होते हैं, कोई इनोवेशन किसी बिजनेस फर्म में ना या फिर किसी प्रोफेशनल ने कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया दिया है तो उसके ऊपर पेटेंट्स बनते हैं। फिर इसके साथ ही ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ सिचुएटेड है, उसके ऊपर उस एरिया का, उस जो प्रांत है या उसका जो भी जिस दायरे में है, तो उस हिसाब से उनको पेटेंट दिया जाता है। कॉपीराइट से रचनात्मक कार्यों जैसे पुस्तकें, फिल्में, संगीत, पेंटिंग, छायाचित्र और सॉफ्टवेयर को संरक्षण मिलता है। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट चिन्ह है जिसका प्रयोग बाजार में उत्पादों के बीच भ्रांतियों को रोकने के लिए किया जाता है। औद्योगिक डिजाइन अधिकार एक औद्योगिक वस्तु के रूप, शैली या डिजाइन के रूप को अतिक्रमण से बचाता है। हम कह सकते हैं कि बौद्धिक संपदा आविष्कार के रचनाकारों का बचाव करती है। बौद्धिक संपदा आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना है। बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों को सृजित सूचना का प्रयोग करने से रोकने का अधिकार है। साथ ही उन शर्तों जिन पर इसे प्रयोग किया जा सकता है उनको तय करने का वैधानिक रूप से लागू अधिकार है। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में व्यापक कानून बनाए गए हैं। आज भी इससे जुड़े अनेक कानूनी पहलू राष्ट्रीय स्तर पर ही हैं और राज्यों को ये अधिकार हैं कि वो जिस तरह से चाहें इस कानून में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ट्रिप्स समझौते के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के गठन होने से राज्यों की ये क्षमता काफ़ी सीमित हो गई है। ऐसे में ये जानना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि वीपो है क्या और ये कैसे काम करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो पूरी दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने वाली एजेंसी है। वीपो बौद्धिक संपदा को लेकर संबंधित देशों के बीच होने वाली संधियों को प्रोत्साहन देने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विधि निर्माण को सुनिश्चित करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना साल 1967 में हुई। इसके गठन से पहले बौद्धिक संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी
यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उठाता था। साल 1967 में वीपो का गठन रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। फिलहाल 191 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्य देशों के अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और न्यूए शामिल हैं। फिलिस्तीन को इसमें स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है और लगभग 250 एनजीओ और अंतर सरकारी संगठन इसकी बैठकों में बतौर आधिकारिक पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना। इनका मेन काम है कि जागरूकता बढ़ाना सब में, और जो इनका योगदान है, जो नई नई चीज़ें बनाते हैं, उस योगदान को लोगों को बताना कि उनसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है। और जिसके कारण से विश्व में आपने देखा होगा कि जैसे विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान है, उसके गाइडेंस में बहुत सारे देशों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए हैं इन बौद्धिक संपदा का संरक्षण करने के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे आपने कोई नई चीज़ बनाई, उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, तो आप अपने नाम पे वो रजिस्टर करा लेते हैं। जैसे पेटेंट हुआ या ट्रेडमार्क हुआ, आपने रजिस्टर करा लिया। तो नए नए कानून जैसे आए हैं, बने हुए हैं, उसके तहत आपको फ़ायदा मिलता है। उससे आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। और कोई अगर दूसरा इस्तेमाल करना चाहे तो बिना आपकी परमिशन या लाइसेंस के इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने गठन के बाद से ही वीपो ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साल 1978 में पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सिस्टम की शुरुआत की गई। इस संधि के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल कर एक साथ कई देशों में आविष्कार के संरक्षण का प्रयास किया जाता है। वहीं साल 1994 में मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई। ये केंद्र निजी पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को हल करने में सहायता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। विश्व बौद्धिक संगठन ने विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता करके बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और व्यापक कर दिया है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो भी काम हो रहा है, या जो भी जिस संदर्भ में जो भी इनोवेशन है, या चाहे वो कॉपीराइट से रिलेटेड है या ट्रेडमार्क से रिलेटेड है, या फिर उसका जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के साथ कोई संबंध है, तो एक जागरूकता पैदा करके एक उसको सिस्टम में लेके आना है, जिसके करीबन कोई 192 जो देश हैं इसके मेंबर हैं, जो अपना विचारों का आदान प्रदान इसमें करते हैं, और एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के तहत ही जो जितना भी जो वातावरण है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसको डिस्कस किया जाता है, उसमें आगे संशोधन किए जाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कई तरह की जिम्मेदारियों को उठाता है। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए ये एक नीतिगत मंच का काम करता है। वहीं अलग अलग देशों की सीमाओं के पार बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं देना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसके साथ ही बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़कर और ज्ञान साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना बनाना भी वीपो के जिम्मे है। इसके अलावा वीपो सभी सदस्य देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाता है। वीपो बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। देखिए, इसके जो अपने पैमाने हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके जरिए कुछ ऐसे सिद्धांत देता है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कंट्री या कोई रीजन कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आता है, तो उसके लिए उसका क्या कानून होना चाहिए, उसके लिए क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, उसके ऊपर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना मत देती है। सीमा और अपवाद वीपो के एजेंडे का एक मुद्दा है, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार धारकों और संरक्षित कार्यों का उपयोग करने वालों के हितों के बीच सही संतुलन बनाए रखने के लिए कॉपीराइट कानून आर्थिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जिसे सुलझाना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्य कामों में से एक है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नए नए आविष्कार और बौद्धिक ज्ञान के चलते भारत सदियों से पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। अपनी बौद्धिक संपदा के चलते भारत ने हमेशा से दुनिया को रास्ता दिखाया है, लेकिन समय के साथ साथ दुनिया के देशों ने अपने बौद्धिक संपदा को संरक्षण देते हुए कई तरह के नियम कायदे बनाए।
इन्हें देखते हुए भारत ने भी अपनी बौद्धिक संपदा के संरक्षण को मजबूत किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा माहौल में जबरदस्त सुधार हुआ है। अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए भारत ने भी एक बौद्धिक अधिकार प्रणाली स्थापित की है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत है। भारत द्वारा अपने बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा माहौल में काफी बेहतर परिणाम हासिल हुआ है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि GIPC द्वारा साल 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत ने 8 पायदान की छलांग के साथ 36वां स्थान हासिल किया है। GIPC ने ये सूचकांक दुनिया के 50 अर्थव्यवस्थाओं के विश्लेषण के बाद जारी किया। इससे पहले साल 2018 की सूची में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2019 में जारी हुई सूची में शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और जर्मन शामिल थे। इस सूची में पाकिस्तान 47वें नंबर पर, जबकि वेनेजुएला आखिरी नंबर पर है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा तैयार की जाने वाली सूची में देशों की रैंकिंग 45 मानकों पर निर्धारित की जाती है, जिनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण आदि शामिल होता है। GIPC ने अपनी रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की स्थिति में ये सुधार भारतीय नीति निर्माताओं के जरिए घरेलू उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिए समान रूप से एक सतत नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयास को दर्शाता है। 2019 में जारी सर्वेक्षण में भारत को 36.04% अंक मिले, जबकि 2018 में ये 30.07% ही था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में शामिल 50 देशों में भारत की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। देखिए, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर, और हमारे यहाँ भी ट्रेडमार्क एक्ट है और डिज़ाइन का लिए भी है, कॉपीराइट एक्ट भी है और पेटेंट के लिए भी यहाँ पे कानून बने हुए हैं। कोई भी अगर नई चीज़ बनती तो व्यक्ति अपने नाम से उसको रजिस्टर करा सकता है और उस बौद्धिक संपदा का फ़ायदा ले सकता है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत पेटेंट की बात करें तो भारत में साल 2017 में पेटेंट के मामले में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई। साल 2015 में भारत में कुल 6022 पेटेंट प्रदान किए गए। 2016 में 8248 और 2017 में 12387 पेटेंट प्रदान किए गए। साल 2017 में दिए गए कुल पेटेंट में से 1712 भारतीय संस्थाओं और लोगों को प्रदान किए गए, जबकि बाकी 10,675 पेटेंट विदेशी संस्थाओं और लोगों को दिए गए। कि भारत में इसकी बहुत जागरूकता है। करीबन हम कहेंगे, अगर हम आज़ादी के बाद से ही लें तो उसी वक्त से ही भारत इसमें काफ़ी अग्रसर है। शुरू में ही 1957 में इसका जो कानून आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानून बना। फिर पहले कॉपीराइट एक्ट उसको बोला जाता था 1957 में। फिर 1970 में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आया जो कि 2005 में, जिसमें अमेंडमेंट भी हुई है। उसके बाद 99 में फिर इसके ऊपर और संशोधन हुआ और 2 नई चीज़ें और आई, जिसमें एक तो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट आता है और एक इंडियन जोग्राफिकल इंडिकेटर्स एक्ट आता है। उनके ऊपर आगे संशोधन हुए और ये रेगुलेशंस बने। तो फिर 2000 में फिर उसके ऊपर जो न्यू टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसके बाद इंडियन डिज़ाइन एक्ट आया 2000 में। तो इस तरीके से जो भारत हमेशा शुरू से ही, आज़ादी के कुछ सालों के बाद से ही इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने साल 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी प्रदान की। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन में काफी मदद मिल रही है। इस अधिकार नीति के तहत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वो अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, लघु और मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप और अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न बनाएगी, ताकि वे नए और रचनात्मक बौद्धिक माहौल का वातावरण तैयार कर सके। इसके साथ ही सरकार ने बौद्धिक संपदा नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। ये संशोधन
बौद्धिक संपदा अधिकार प्रवर्तन संशोधन अधिनियम 2018 पेटेंट अधिनियम 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बौद्धिक संपदा से जुड़े कानून और अधिकार को लेकर दुनिया भर में जागरूकता आ रही है। अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए विकसित देशों ने कई बड़े कदम उठाए हैं और ये विकासशील देशों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आज दुनिया में बौद्धिक संपदा पर एक बड़ी और गंभीर लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें भारत समेत कई देश शामिल हो चुके हैं। आइए समझते हैं कि बौद्धिक संपदा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद है क्या। विकास की नई परिभाषा गढ़ने में हर देश लगातार आविष्कार और अनुसंधान करने में जुटा है। नई तकनीक के जरिए न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना, बल्कि दुनिया के बाजार में अपने उत्पादों को बेचकर मुनाफा कमाने की होड़ सी लग गई है। आज अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में एक बड़ा मसला बौद्धिक संपदा को लेकर भी है। दिलचस्प है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के दिन ही अमेरिका ने चीन समेत 11 देशों को बौद्धिक संपदा की चोरी और पेटेंट कानून की अवहेलना करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। यूएस ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी और पेटेंट का पालन न करने के मामले में भारत और चीन के साथ अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिले, इंडोनेशिया, कुवैत, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला जैसे देशों को काली सूची में डाल दिया है। यूएस ने अपनी सालाना रिपोर्ट स्पेशल 301 में कहा है कि ये देश ट्रेड के कानून में बौद्धिक संपदा और पेटेंट से जुड़े नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि यूएस और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर पर जारी बातचीत के बाद चीन ने अपने यहाँ के न्यायिक व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। वहीं भारत ठीक चीन के बाद दूसरे नंबर पर ही है, जिसे लेकर रिपोर्ट कहता है कि भारत ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा पेटेंट और कॉपीराइट के नियमों की लगातार अनदेखी की है। विवाद तो बहुत है, जैसे एप्पल का सैमसंग के साथ हुआ तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण मामला था। ठीक है, ऐसे ही हिंदुस्तान में भी जैसे मॉन्सेंटो है, बीज को लेके यहाँ के लोगों से उसका झगड़ा चल रहा है, या माइक्रोसॉफ्ट है, वो कई बार कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर चोरी हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल पे भी चल रहा है और हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें चल रही, लेकिन हमारे जो न्यायालय है वो सक्षम है इस चीज़ से डील करने के लिए। बात करें चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर की, तो तकनीक के क्षेत्र में चीन यूएस को कड़ी टक्कर दे रहा है। रोबोटिक्स के मामले में उसने विश्व बाजार में अपनी धाक जमा ली है। यही वजह है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा को लेकर यूएस चीन पर बौद्धिक संपदा चुराने और पेटेंट लॉज की अनदेखी करने का आरोप लगाता है। इसी महीने हॉलैंड के सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली इंच कंपनी ASML के कॉर्पोरेट सीक्रेट्स चोरी किए गए। दावा किया गया है कि अमेरिका में ASML की एक शाखा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले चीनी कर्मचारियों ने गोपनीय जानकारियां चुराई। लीक जानकारियां जिस कंपनी को दी गई, उसका संबंध चीन की सरकार से था। कारोबारी सीक्रेट्स चोरी होने से ASML को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। ASML को अपनी जांच में चीन सरकार की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला। ASML माइक्रोचिप के भीतर छुपे करोड़ों ट्रांजिस्टरों का ढांचा बनाने में विशेषज्ञ है। वहीं अमेरिका ने बौद्धिक संपदा और पेटेंट के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2018 में अमेरिकी कंपनी एप्पल ने कोरियन मोबाइल कंपनी सैमसंग पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि सैमसंग ने एप्पल की डिजाइन की नकल की थी। सैमसंग ने बाद में उस मॉडल को बेचना बंद कर दिया और कोर्ट के आदेश पर $50 लाख का अतिरिक्त जुर्माना भी भरा। ये मामला 7 साल तक अमेरिकी कोर्ट में चला। भारत को चुनौतियां ये हैं कि एक तो जो इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके ऊपर एक मत लेके आना कि जिसमें सभी जो ग्रुप्स हैं उनका एक ऐसा कॉमन मत आए जिसके ऊपर वो एक रेगुलेशन के अंडर काम करने में एक अच्छा वातावरण फील करें। तो उसके ऊपर एक वो बनना भी बाकी है। खासकर बहुत सारी इकॉनमीज़ ने जो इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर रेगुलेशंस सेट कर रखे हैं जिनके अंदर एक कानून है, लेकिन अभी भारत में उसको बनने में, उसको वापस इम्प्लीमेंट होने में एक टाइम लगेगा। एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जो है वो चाहिए कि कैसे हम जो यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, उनके जो इनोवेटिव मॉडल्स हैं उनके अंदर एक कैसे सिनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं।
अमेरिका के खिलाफ भारत बौद्धिक संपदा और पेटेंट को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ चुका है। 1997 में यूएस पेटेंट ऑफिस को हल्दी पर दिया अपना पेटेंट रद्द करना पड़ा। भारत ने दावा किया कि हल्दी एक भारतीय देसी पौधा है जिसे हम जख्म के इलाज में प्राचीन काल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वहीं 2001 में भी भारत ने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी जब अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती राइस पर पेटेंट हासिल कर लिया था। भारत ने अमेरिकी कंपनी पर बायोपायरेसी और देसी उपज की चोरी करने का आरोप लगाया, जिसे अमेरिकी कोर्ट ने जायज ठहराया। इसी तरह 2003 में भारत में सुप्रीम कोर्ट से बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट ने आनुवांशिक रूप से संवर्धित कपास के बीजों के लिए अमेरिकी बीज निर्माता जीएम कॉटन रीड्स के पेटेंट के दावे को जायज ठहराया था। 2009 में यूएस ने संगीत, फिल्म और सॉफ्टवेयर के पेटेंट और कॉपीराइट की लड़ाई में चीन पर जीत हासिल की थी। बौद्धिक संपदा और पेटेंट में असली प्रतिस्पर्धा चीन और यूएस के बीच ही जारी है, लेकिन अमेरिका दुनिया के अन्य देशों पर भी अपना वर्चस्व जताता है। जाहिर है, अमेरिका द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी और पेटेंट का पालन न करने के मामले में भारत का काली सूची में जाना चिंता का विषय है। भारत के लिए इस ब्लैकलिस्ट से जल्दी बाहर आना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि बौद्धिक संपदा के अधिकारों को लेकर देश में काफी जागरूकता की जरूरत है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।